वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स इज ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज, कि राष्ट्रीय आय जो लेखे होते हैं उनका अध्ययन एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में हमको कुछ कथन दे रखे हैं, उनको देख के फिर हमको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो नेशनल इनकम अकाउंट अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमको एक तरह से क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में जो नेशनल आउटपुट हैं, प्रोडक्ट हैं, उत्पादन हैं, उसमें साइज़ में, आकार में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसकी संरचना में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी जानकारी मिलती है। तो ये कथन बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा है कि प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन द सोसाइटी अमंग वेरियस ग्रुप, कि राष्ट्रीय आय के जो डेटा हैं वो एक तरह से क्या बताते हैं, राष्ट्रीय आय का समाज के विभिन्न वर्गों में किस प्रकार से एक तरह से वितरण है। और फिर रिवील्स द मैनर इन विच नेशनल एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड बिटवीन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, की जो नेशनल इनकम है वो किस तरीके से कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उससे हमको कौन कौन सी जो जानकारी वो मिलती हैं, एक तो फर्स्ट मिलता है और दूसरा है थर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो जानकारी हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम, पर्सनल इनकम जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिगत आय, फिर है प्राइवेट इनकम निजी आय, डिस्पोजेबल इनकम खर्च योग्य आय, और नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा में, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसका आकार ज़्यादा होता है उसको पहले लेना है। तो इन चारों में से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसका होगा, नेशनल इनकम का। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। फिर नेशनल इनकम के बाद में होगा हमारा प्राइवेट इनकम का, फिर आना चाहिए सेकंड। उसके बाद में क्या होगी, पर्सनल इनकम। और फिर पर्सनल इनकम में से अगर हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, डिस्पोजेबल इनकम आती हैं, इसलिए फिर आएगा हमारा 3। तो करेक्ट जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तीसरा, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू, किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती हैं किसी निश्चित समय में किसके बराबर होती हैं। तो 4 ऑप्शन को अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती हैं वो एक तरह से क्या बताती हैं कि उस अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य कितना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जितना भी उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को बताती हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, ग्रोस नेशनल सेविंग मेजर्स, जो सकल राष्ट्रीय बचत की अगर हम बात करें तो देखिए सकल राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमको बचत निकालनी है तो बचत के लिए हम क्या देखते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, खर्च योग्य आय कितनी है, और उसमें से कितनी राशि कंजप्शन उपभोग के ऊपर खर्च कर दी गई है। उपभोग के ऊपर खर्च करने के बाद में जो भी डिस्पोजेबल इनकम बचेगी उसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, ग्रोस नेशनल सेविंग कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4, एक्सेस ऑफ डिस्पोजल इनकम ओवर कंजप्शन। उपभोग के ऊपर जो भी खर्च योग्य आय बची हुई है वो एक तरह से क्या है, सेविंग को दर्शाएगी। नेक्स्ट हमारा है 5वां, सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेक्टर। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग या जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसको अगर हम देखें तो वो भारत में किस प्रकार से उनको क्लासिफाइड किया गया है, किन किन वर्गों में उनको एक तरह से विभाजित किया गया है। तो इंडिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो इनको 3 भागों में, इनकम,
प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर इनमें विभाजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 6th, मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ। बाजार असफलता जो है वो किन कारणों से उत्पन्न होती हैं? सबसे पहला है इम्परफेक्ट कंपटीशन, बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के कारण होता है, तो ये बिल्कुल सही है। मार्केट फेलियर जो है वो कब नहीं होगा? जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन मार्केट में अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, अपूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली की कंडीशन है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, तो मार्केट फेलियर हो सकता है। और फिर दूसरा है एक्सटर्नलिटीज़, जो बाह्यताएं हैं उनकी वजह से, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो बाह्यताएं होती हैं उनकी वजह से क्या होता है? मार्केट फेलियर होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन 3। हाँ। नेक्स्ट है इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन द प्राइस लेवल, कि जब अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि की संभावना होती है, प्रत्याशा होती हैं, तो इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज, इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। तो उसका क्या कारण होगा? 4 ऑप्शन हमारे पास में हैं। तो देखिए, जब कीमत स्तर में बढ़ने की संभावना होती है, प्रत्याशा होती है, एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो इससे निवेश बढ़ेगा। क्या होगा? निवेश क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इससे ये आशा होती है कि भविष्य में कीमत स्तर बढ़ने से जो लाभ हैं वो एक तरह से क्या होंगे? बढ़ेंगे। पूंजी के ऊपर जो लाभ है वो एक तरह से बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू किन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, किन्स के अनुसार जो एमपीसी हैं वो किस प्रकार की होगी, ये हमको बताना है। तो किन्स का क्या मानना था कि जो एमपीसी हैं वो एमपीसी और एमपीएस दोनों की जो टोटल है वो कितनी होती हैं? 1 होती हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो एमपीसी जो है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि लोगों की जो बढ़ी हुई आय है उसको वो क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा कंजप्शन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? एमपीसी की जो वैल्यू होती हैं वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 1। बाकी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एग्जिट यूनिटी, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो सकती है तो नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद में नेवर एग्जिट देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और फिर इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट हमारा है 6th, सुपर मल्टीप्लायर रिफर्स टू, जो सुपर गुणक सुपर गुणक की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो एक तरह से किसको दर्शाती हैं? तो सुपर गुणक की अगर हम बात करें तो सुपर गुणक का जो कंसेप्ट है वो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने जो बिजनेस साइकिल की थ्योरी दी है, व्यापार चक्र का जो सिद्धांत दिया गया है प्रोफेसर हिक्स के द्वारा, उसमें उन्होंने जो मल्टीप्लायर हैं और एक्सीलेटर हैं, गुणक और त्वरक दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो संयोग है, उसको लेके उन्होंने व्यापार चक्रों की व्याख्या की थी, बिजनेस साइकिल की व्याख्या की थी। ठीक है, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर जिसको हम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन 1, इंटरेक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर, इसको हम कहते हैं सुपर गुणक, सुपर मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हमारा है 7, in the liquidity preference theory of Keynes, money act as a link between the present and future in case of, कि किन्स का जो तरलता पसंद की सिद्धांत है ब्याज का, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो मुद्रा है वो वर्तमान और भविष्य के बीच में एक तरह से लिंक को बताती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अपने पास में वर्तमान समय में कितना वो पैसा नकद रूप में रखेंगे और भविष्य के लिए वो कितना बचा के रखेंगे। तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, कि सतर्कता उद्देश्य के लिए लोग क्या करते हैं, भविष्य के लिए मुद्रा कितनी मात्रा में अपने पास में वो बचा के रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, आर्थिक विकास क्या होता है? सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, या फिर अल्पकालीन प्रक्रिया है, या फिर दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास एक तरह से निरंतर, ठीक है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, और दीर्घकालीन प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2, 1 and 3 आर करेक्ट।
नेक्स्ट है 12th, रिजर्वेशन वेज मीन्स, रिजर्वेशन मजदूरी जो है उसका क्या मीनिंग होता है। तो रिजर्वेशन मजदूरी का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि एक न्यूनतम मजदूरी जो जो श्रमिक हैं उनको कार्य के बदले में दी जानी चाहिए, ठीक है, या वो एक तरह से उसको प्राप्त करने की आशा करता है। तो रिजर्वेशन वेज जो होती है वो न्यूनतम मजदूरी को एक तरह से दर्शाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 13, एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ, उत्पादन का जो आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र में एक तरह से क्या होता है कि जो समोत्पाद वक्र हैं, ठीक है, समोत्पाद वक्र जो हमारे होते हैं इस तरीके से, तो उनका जो मिडल वाला एरिया है, ठीक है, उसको एक तरह से हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, कि आर्थिक क्षेत्र कौन सा है उत्पादन का। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, द मिडिल ऑफ ऑल आइसोक्वांट्स, ठीक है, जो आइसोक्वांट्स हैं, समोत्पाद वक्र होते हैं, उनके मध्य वाला जो क्षेत्र होता है वो किसको दर्शाता है, इकोनॉमिक रीजन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, इन गेम थ्योरी मॉडल स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स, जो गेम सिद्धांत हैं उसमें जो स्ट्रेटेजी होती हैं, व्यू रचना होती हैं, वो एक तरह से क्या इंक्लूड करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्या है, द पोटेंशियल चॉइसेस टू चेंज द प्राइस, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। टू डेवलप न्यू और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, नई वस्तुओं का, ठीक है, या अलग वस्तुओं का एक तरह से विकास करना, खोजना उनको। और टू इंट्रोड्यूस ए न्यू और डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ, और साथ ही साथ टू बिल्ड एक्सेस कैपेसिटी, तो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, परेटो ऑप्टिमम इम्प्लाइज, परेटो अनुकूलतम जो है वो एक तरह से किसको प्रदर्शित करता है। तो परेटो अनुकूलतम जो है वो क्या दर्शाता है, ए रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर विच देर आर नो परेटो इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ए सी में क्या है, ए रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर विच एटलीस्ट वन इज बेटर ऑफ एंड नो बॉडी इज वर्स ऑफ, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, कि जो परेटो ऑप्टिमम है वो एक तरह से क्या दर्शाता है कि कम से कम एक व्यक्ति का जो स्तर है, ठीक है, उसको जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो एक तरह से अच्छी कंडीशन में आ जाए, लेकिन दूसरा जो है उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, किसी एक व्यक्ति को नुकसान किए बिना दूसरे को एक तरह से बेहतर स्थिति में पहुंचाया जाता है। तो एक तरह से क्या दर्शाता है, परेटो ऑप्टिमलिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है 17, ए मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन विच वन बिजनेस सेट्स आउटपुट बिफोर द अदर बिजनेस डू इज, ओलिगोपोली मार्केट के बारे में है, अल्पाधिकाल बारे के बाजार में है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से जो हमारा स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल है उसके साथ में संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 18th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन, संचय का जो स्वर्णिम नियम है उसके संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इट इज दैट कैपिटल पर पर्सन एट विच, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें से हमारा होगा सेविंग पर पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट पर पर्सन आर मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 19th, for particular high value of marginal propensity to consume and the accelerator coefficient explosive non-oscillatory cycles which occur in the model of the business cycles proposed by, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो बिजनेस साइकिल की थ्योरी दी थी उससे एक तरह से ये रिलेटेड है। सैमुअल्सन ने जो बिजनेस साइकिल के बारे में अलग अलग जो मल्टीप्लायर हैं और एक्सीलेटर हैं उनकी अलग अलग वैल्यू देके बताया कि जो बिजनेस साइकिल है उसका नेचर किस तरीके से होगा। नेक्स्ट हमारा है 20,
द फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव इन एन ओपन इकोनॉमी देन इन एन क्लोज्ड इकोनॉमी, कि जो राजकोषीय नीति होती हैं वो खुली अर्थव्यवस्था में कम प्रभावी होती हैं, किसके कंपैरिजन में, बंद अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये बिल्कुल सही का स्टेटमेंट है कि फिस्कल पॉलिसी जो होती हैं वो बंद अर्थव्यवस्था में ज़्यादा प्रभावी होती हैं, खुली अर्थव्यवस्था में ज़्यादा प्रभावी नहीं होती हैं। और फिर हमारा जो सेकंड है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इन एन ओपन इकोनॉमी इज लेस देन दैट इन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी जो बंद अर्थव्यवस्था है उसकी तुलना में जो खुली अर्थव्यवस्था है वहाँ पर जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू एक तरह से क्या होती हैं, कम होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा है 20वां वो भी है तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट हमारा है, ठीक है, उसको ये सही एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन बी।